चलिए मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज थोड़ी सी थ्योरी भी डिस्कस कर लेते हैं हम। आ जाओ। चलिए बेटा जूम करना हो किसी को जूम कर लेना। मैं यहाँ से जितना मैक्सिमम हो सकता है वो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर नोट्स मैंने आप लोगों के लिए ही बनाए हैं। ठीक है, सभी को दिख रहे हैं? चलिए तो बेटा इसके अंदर इस पीडीएफ के अंदर 90 पेजेस हैं टोटल। ठीक है, जिसमें पूरा चैप्टर डिस्कस कर रखा है विद मैंने अपने खुद के एग्जांपल्स दे रखे हैं, सेल्फ मेड क्वेश्चंस हैं इसके अंदर और ए टू जेड टॉपिक डिस्कस है इस पीडीएफ के अंदर। तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आपके बैच में। चलिए लास्ट में कुछ थ्योरी के नोट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं आपसे। चलिए देखिए बस बेटा वहां पर म्यूट कर लो, यहाँ से आवाज आ रही है ना, स्पीकर ऑफ कर लो। देखो जी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, आइए इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या है जी? यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बेटा अभी आपने देखा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है। जब भी हम शेयर्स को किस पे प्रीमियम पर इशू करते हैं या डिबेंचर्स को किसी भी सिक्योरिटी को प्रीमियम पे इशू करते हैं, मतलब 100 रुपए का शेयर को 120 रुपए में 130 रुपए में इशू किया, तो 100 रुपए तो फेस वैल्यू जिसका मालिक बनाते हैं और बाकी का जो पैसा हमने एक्स्ट्रा लिया उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इस पर क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस डली हुई है कि इस पैसे को आप फ्रीली यूज नहीं कर सकते हर चीज के लिए। ठीक है, तो किन 5 चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हो वो चीजें मेंशन है आपका सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये सेक्शन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहां पर ये सेक्शन बन जाता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछ लेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जहां जहां यूज कर सकते हैं वो कौन से कंपनीज के सेक्शन में लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 52। ठीक है, तो किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो बेटा 5 जगहें कौन कौन सी हैं? पहला है टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स। क्या बोला है? टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स। इसका मतलब क्या होता है कि कई बार कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर्स को इशू करती है। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? जो शेयर्स फ्रीली यूज इशू करते हैं, मतलब उनके बदले कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करे जाते हैं। तो वहां पर मुझे कुछ ना कुछ तो अपने पास से यूज करना पड़ेगा ना भाई। मैंने शेयर्स दी, इक्विटी बढ़ जाएगी तो किसी चीज को तो कम करना पड़ेगा, या तो कैश आए ताकि एसेट्स भी बढ़े, पर यहाँ पर तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो क्या करते हैं हम इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कम कर सकते हैं कि एक लायबिलिटी बढ़ी, मतलब एक इक्विटी बढ़ी और एक इक्विटी कम हो गई। क्योंकि आपको पता है रिजर्व एंड सरप्लस भी किसका पार्ट होता है? इक्विटी का ही पार्ट होता है। तो आपकी शेयर कैपिटल वाली इक्विटी बढ़ गई और रिजर्व एंड सरप्लस वाली इक्विटी घट गई। ठीक है, तो बैलेंस हो गया। तो यानी आप सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को किस लिए यूज कर सकते हो? टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स। ठीक है, तो ये आपको 5 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। दूसरा, टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो बेटा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। जो कंपनी को बनाने का, फॉर्म करने का जो खर्चा हुआ उसको क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। और इसको बुक से राइट ऑफ करने के लिए, क्योंकि हमारा खर्चा है, इसको अगर हमें बुक से हटाना है तो इसको बुक से हटाने के लिए हम इस रिजर्व का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का हमारा खर्चा था, हमने उसको डेबिट किया होगा, तो क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट हो जाएगा और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो जाएगा क्रेडिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, बोलो जी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो दूसरा पॉइंट हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारा लॉस होता है। तीसरा है टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स। हम अपने ही शेयर्स कई बार क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो उसको हम कहां से खरीद सकते हैं? शेयर मार्केट से खरीद सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, और तो वहां पर भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने शेयर्स को खरीदने के लिए, फुली पेड बोनस शेयर्स यूज करने के लिए, इशू करने के लिए,
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है सर, राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। आपने देखा होगा कि अभी हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, पर जो डिबेंचर्स होते हैं उसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो अगर मैं डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूं तो वो तो मेरा खर्चा है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए भी मैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकता हूं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और ऑफ एनी डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या है सर, बाकी बच्चे जब मैं रिडम्पशन करता हूं मतलब जब रीपेमेंट करता हूं, डिबेंचर्स का लोन होता है ना लॉन्ग टर्म लोन, उसको पे करता हूं तो कई बार क्या करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं 100 रुपए का लोन लिया तो मैं 120 रुपए वापसी करता हूं। कितने रुपए वापसी करता हूं, तो 20 रुपए मैंने क्या किया एक्स्ट्रा वापसी करे तो मेरे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, लॉस हो गया मेरे लिए, तो वो उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए भी मैं इस प्रीमियम का यूज कर सकता हूं। तो बेटा 5 जगहों पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को मैं यूज कर सकता हूं, उसके अलावा इसको कहीं पर भी यूज नहीं कर पाऊंगा। और ये 5 यूजेस कहां लिखे हैं, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो फर्स्ट पॉइंट आई होप क्लियर हुआ होगा। तो बेटा इसको आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। आइए सेकंड पॉइंट चलते हैं, कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। सर ये क्या तो एक जैसे वर्ड्स हैं ना कि बेटा बिल्कुल। बेटा कैपिटल रिजर्व क्या होता है कि सर मैंने अभी एसेट्स बेची और उससे जो मुझे प्रॉफिट हुआ कौन सा प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो जब मैं कैपिटल प्रॉफिट का कोई पार्ट रिजर्व बना देता हूं, सेव कर लेता हूं, तो उसको क्या बोल देते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो सर रिजर्व कैपिटल क्या होता है, मतलब रिजर्व कैपिटल उस कैपिटल का पार्ट होता है, प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का पार्ट होता है जो कि अभी तक हमने मंगाई नहीं है, अनकॉल्ड कैपिटल बोलते हैं, जिसको मंगाएंगे पर अभी मंगाई नहीं है। और कब मंगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के समय। वाइंडिंग अप का मतलब सर मतलब जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी, जब कंपनी क्या हो रही होगी, बंद हो रही होगी, उसके समय हम शेयर होल्डर्स कहेंगे भैया जो आपकी फाइनल कॉल हमने नहीं मंगाई थी, अब हमारी कंपनी बंद होने जा रही है, अब वो पैसा आप दे दो। तो मैंने क्या कर दिया, कॉल वाला जो अमाउंट था, कैपिटल का जो अमाउंट था, उसी को क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया, प्रॉफिट के पार्ट को रिजर्व नहीं किया। जब मैं कैपिटल प्रॉफिट के पार्ट को रिजर्व करूं तो क्या कहलाता है, कैपिटल रिजर्व। जब मैं कॉल जो यानी कैपिटल का पार्ट है उसको ही रिजर्व कर दूं कि मैं अभी मंगा ही नहीं रहा, जैसे अलॉटमेंट होती है, एप्लीकेशन होती है, अलॉटमेंट होती है, फिर फर्स्ट कॉल आती है, फिर फाइनल कॉल आती है। तो जब मैं फाइनल कॉल के अमाउंट को कहता हूं कि मैं अभी नहीं मंगा रहा, मुझे अभी आपसे मंगाना ही नहीं लाइफ टाइम में, कब मंगाऊंगा, जब मेरी कंपनी बंद हो रही होगी, लिक्विडेट हो रही होगी, वाइंड अप हो रही होगी, उसके समय मैं आपसे ये पैसा मंगाऊंगा 2 रुपए का फाइनल कॉल पे। तो जब ऐसे पैसे को मैं रिजर्व कर दूं जो कि वाइंडिंग अप के समय ही मंगाया जाए, तो उसको बोलते हैं हम क्या, रिजर्व कैपिटल। तो कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में डिफरेंस समझ में आया। तो यहां पढ़ लो आप, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल दैट द कंपनी रिजर्व्स नॉट टू कॉल एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप, जब कंपनी बंद होगी तभी मंगाएगी। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये एक वो रिजर्व होता है जो कि किससे क्रिएट होता है, कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है। हमने 11th में भी पढ़ा था सर। चलिए थर्ड पॉइंट, बेटा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है। सर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जब मैं शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं करता, कुछ डिटरमाइंड आइडेंटिफाइड पीपल को इशू करता हूं। जैसे मान लीजिए रिलेटिव्स हैं, तो मैंने सारे रिलेटिव्स को इशू कर दिया, तो क्या मेरे दिमाग में पहले से ही है मैं किसको इशू कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। मैं किसी को प्रेफरेंस दे रहा हूं, मैंने अपने रिलेटिव्स को प्रेफरेंस दी, मैंने अपने फ्रेंड्स को प्रेफरेंस दी, मैंने अपने एम्प्लॉयज को प्रेफरेंस दी, मैंने अपने डायरेक्टर्स को एम्प्लॉयज दी, क्या दी, प्रेफरेंस दी कि आप शेयर्स क्या कर लो, खरीद लो। मतलब मैं शेयर्स पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहा, मैं शेयर्स पब्लिक को नहीं दे रहा, किसको दे रहा हूं, अपने एक सेलेक्टेड ग्रुप को दे रहा हूं जिसको मैं पहचानता हूं पहले से, तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है जी। तो इट मींस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, यानी जिसका प्राइस भी पहले से क्या होगा, डिसाइडेड होगा। ठीक है, to the identified people such as promoters, venture capitalists, financial institutions और its suppliers। ठीक है जी। चलिए, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ये लास्ट लाइन लिखो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है मीटिंग में। एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वहां पर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, सबके वोटिंग राइट्स में हाँ भरवानी पड़ती है, तब जाकर ही हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, सेक्शन 42। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी वही है कि मैं क्या करता हूं, एक सिलेक्टेड ग्रुप को क्या कर देता हूं, शेयर्स अलॉट कर देता हूं प्राइवेटली, यानी पब्लिक को इशू नहीं किया, कैसे कर दिया, प्राइवेटली कर दिया, जो मेरे जानकार थे उनको इशू कर दिया। इसका भी मतलब वही हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की तरह ही हो गया, है ना, बस नाम चेंज हो गया, क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब मैंने प्राइवेटली किसी को दे दिया, अपने जानकार को,
पब्लिक को नहीं दिया, कंपनी किसी डायरेक्टर को नहीं दिया, पर जिसको मैं देना चाहता था प्राइवेटली दे दिया, उसकी मर्जी हो वो ले ना ले। ठीक, चलिए उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट बन जाता है आपका, जो कि है ईसोप। इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 110% आपके बोर्ड में हो ही नहीं सकता ना पूछे, जिसका नाम है ईसोप। इसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो ये क्या होता है, एक राइट होता है जो कि कंपनी देती है अपने एम्प्लॉइज को। किसको देती है? एम्प्लॉइज को, कि भैया हम पब्लिक इशू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये शेयर अगर मैं पब्लिक में इशू करता तो 100 रुपए का देता, तो ये 100 रुपए का शेयर हम आपको कितने रुपए में दे रहे हैं? 70 रुपए में दे रहे हैं। तो ये हम एक राइट होता है एम्प्लॉइज को, जो कि हम राइट ऑप्शन देते हैं किसको? एम्प्लॉइज को, कि भाई अगर आप हमारी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो तो हम आपको डिस्काउंट पे दे रहे हैं, कितने रुपए में? 70 रुपए में, 100 का शेयर 70 रुपए में। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। तो यानी ये हर एक एम्प्लॉय का राइट होता है, उनको ये ऑप्शन मिलना ही चाहिए। तो जब मैं ऐसा ऑप्शन अपने एम्प्लॉइज को देता हूं, एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को देती है कि प्री डिटरमाइंड प्राइस पे आप खरीद लो, और जो कि क्या होगा? मार्केट वैल्यू से कम होगा। मार्केट वैल्यू मान लीजिए 100 रुपए है, तो मैं आपको कितने का दूंगा? 60 रुपए का दूंगा, 70 रुपए का दूंगा। तो यानी लोअर देन इट्स मार्केट प्राइस। जब मैं अपने एम्प्लॉइज को एक ऑप्शन दूं खरीदने का, वो उनकी मर्जी है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं उनके ऊपर कि खरीदना ही पड़ेगा उन्हें, नहीं, उनके पास क्या एक ऑप्शन है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम ईसीओ, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। So it is an option or right granted by the company to its employees and employee directors to subscribe the shares at a price that is lower than the market price. मार्केट प्राइस से सस्ते पे खरीद सकते हैं वो लोग, ठीक है जी। चलिए 6 पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड। वैसे हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होती है? 90%। और हमें पता है कि कंपनी को दोबारा कंपनी फॉर्म करनी पड़ जाएगी, यानी कंपनी फॉर्म नहीं हो पाएगी जब तक 90% सब्सक्रिप्शन फुलफिल ना हो जाए। तो इन केस अगर 90% सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं हो पाती है, तब क्या करना पड़ेगा बेटा? तब जो एप्लीकेशन मनी जितना भी मिला है उसको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। कितने दिन में? विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। जब मैंने कहा इशू का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, जैसे ही इशू का प्रोसेस चला तो 180 डेज का टाइम मिलता है। कितने डेज का टाइम मिलता है? कंपनी रजिस्टर हो गई तो उसमें मुझे शेयर सब्सक्राइब कराने पड़ते हैं ना 90%, कितने दिनों के अंदर कराने पड़ते हैं? 180 डेज के अंदर। कितने दिनों के अंदर? तो अगर 180 डेज खत्म हो गए तो, और अगर मेरा 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ 180 डेज के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 15 दिन के अंदर पैसा सबका वापसी करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी, ठीक है जी। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो आप ध्यान रखेंगे 15 डेज इंपॉर्टेंट है इसमें। 7th है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो पूछ लेगा कितनी स्टेजेस होती हैं, ये आपका बीएसटी का टॉपिक है क्लास 11th का, कि एक जब कंपनी बनती है, पब्लिक कंपनी बनती है, तो कितनी स्टेजेस फॉलो होती हैं? तो फिर कितनी स्टेजेस फॉलो होती हैं? 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रमोशन, ठीक है। और प्रमोटर्स किसे कहते हैं? जो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, मतलब एक तरह से ये कह लो जिन्होंने कंपनी के, जिनका बेसिक आइडिया था कंपनी को स्टार्ट करने का, यानी जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं फॉर्म ऑफ कंपनी में, ठीक है, कंपनी की तरफ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कंपनी को फॉर्म कराते हैं, प्रमोट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। और रियल ओनर्स किसको बोला जाता है? शेयर होल्डर्स को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो पहला होता है प्रमोशन, दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, हमें कंपनी को कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ता है। इसे 15 से 20 दिन लगता है, रजिस्टर तो आराम से हो जाती है। इसमें कंपनी को क्या बनाना पड़ता है? अपना एमओए बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? बहुत जनरल चीजें होती है, डिटेल्स होती हैं। क्लास चल गई 10 मिनट, हाँ 10 मिनट बोल दो, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी होती है, कंपनी के मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स कितने हैं, वो सब कहाँ लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सारे के सारे रूल्स लिखे होते हैं कि कितने शेयर सब्सक्राइब होंगे, ठीक है, एप्लीकेशन के कितने टाइम बाद क्या मंगाई जाएगी? अलॉटमेंट मंगाई जाएगी, अलॉटमेंट पे कम से कम कितना % पैसा मंगाया जाएगा। बात क्लियर हो रही है? तो या तो ये कंपनी अपने खुद बना ले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन खुद नहीं बना सकती, वो इतनी पोटेंशियल नहीं रखती, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो कंपनीज एक्ट 2013 का एक टेबल होता है जिसका नाम है टेबल एफ। क्या होता है? टेबल एफ, उसको अपना सकती है वो, ठीक है। तो ये सारी आपने चीजें पढ़ी थी कहां पर? बिजनेस स्टडीज में। तो आप यहां ध्यान रखना टेबल एफ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वाला, ठीक है। तो दूसरा हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तीसरा हो गया कैपिटल सब्सक्रिप्शन। क्या हो गया? कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी मुझे कैपिटल सब्सक्राइब करानी पड़ती है, ठीक है जी। बेटा बस 5 मिनट और हो गया, कंप्लीट कर लेते हैं इसको। कैपिटल सब्सक्राइब करानी पड़ती है, यानी 90% प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, और 90% कैपिटल सब्सक्राइब कराएंगे और फिर डिटेलिंग करके साइन करके दे देंगे, तो आपको क्या हो जाएगी? कंपनी फॉर्म होने, आपको फिर क्या मिल जाएगा? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा,
ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट। यहां से एक पब्लिक कंपनी अपना काम करना स्टार्ट कर सकती है। और जो दूसरा स्टेप ना रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, जैसी कंपनी रजिस्टर होगी तो यहाँ से प्राइवेट कंपनी अपना काम शुरू कर सकती है, पर पब्लिक कंपनी को पूरे 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, तभी अब एक पब्लिक कंपनी काम करना शुरू कर सकती है। तो लास्ट देखो लिखा है, कंपनी हैज टू ऑब्टेन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट विद इन 180 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जैसी कंपनी बन गई तो उसको 180 डेज के अंदर अपना कौन सा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कितने दिनों में, 180 डेज में। यानी 180 डेज में आपका सारी का सारा 90% सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये थी स्टेजेस की बात। लास्ट पेज है फॉर्म्स ऑफ कंपनी। बेटा 3 तरह की कंपनी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये तो आपको पता है लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, जिसमें सारे मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है, जितना पैसा उन्होंने लगाया है उतना ही पैसा उनका डूबेगा। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का एक शेयर था, उन्होंने अभी 5 रुपए दिए हैं या 6 रुपए दे दिए, तो कितने रुपए उनकी तरफ रह गए, 4 रुपए। तो उनको कितने रुपए और देने पड़ेंगे, 4 रुपए ही और देने पड़ेंगे। यानी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है, जितने रुपए का उन्होंने शेयर खरीदा है उससे ज्यादा उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। फिर एक है फिर दूसरी होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, कि अगर कंपनी को लॉस हुआ तो उनको अपने घर की पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी पैसा लाना पड़ेगा, उन्होंने कितना पैसा लगाया उससे मतलब नहीं है। और लास्ट तरह की होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बेटा लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कि जहां पर शेयर होल्डर्स कंपनी को एक गारंटी दे देते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं कि भाई अगर कंपनी वाइंड अप हुई, मतलब कंपनी बंद हुई, तो हम इतना पैसा आपकी एसेट्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब हम अपने घर से इतना पैसा आपको ला करके देंगे। तो क्या कर दिया, शेयर होल्डर्स ने गारंटी दे दी किसको, कंपनी को, कि हम इतना पैसा अपना घर से ला करके आपको दे देंगे, यानी आपकी एसेट्स में कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। चलिए 9th पॉइंट है ऑथराइज्ड कैपिटल इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कि कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होती है, ये कहां लिखा होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है, नॉमिनल कैपिटल, और तीसरा नाम क्या होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल। वेरी गुड, नॉमिनल कैपिटल बोल लो, ऑथराइज्ड कैपिटल बोल लो या रजिस्टर्ड कैपिटल बोल लो, ये तीनों के बारे में कहां लिखा होता है, ध्यान रखना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। एमसीक्यू में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए में लिखा होता है। ठीक है जी, और एक 10th फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, एएसबीए। सुनो जी, एएसबीए की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट का मतलब क्या होता है सर, मैंने आपको बताया था कि मैं आईपीओ में पैसा लगाता हूं कई बार, तो उसमें क्या होता है कि जब मैं आईपीओ में पैसा लगाता हूं तो जो मेरी एप्लीकेशन है ना, वो पता क्या होती है, पैसा डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाता, मेरे बैंक में ही रहता है, पर मेरा बैंक क्या करता है, उस अमाउंट को ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, कि उस पैसे को मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। और अगर आईपीओ में मेरा नाम आ गया, मुझे शेयर मिल गए, तो बैंक क्या करता है, वो पैसा ब्लॉक वाला अमाउंट किसको दे देता है, कंपनी को दे देता है। और अगर मेरे को शेयर नहीं मिले तो उस अमाउंट को क्या कर देता है, अनब्लॉक कर देता है। तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। ठीक है जी, यानी मैंने अप्लाई किया कैसे, अमाउंट को ब्लॉक करवा करके, डायरेक्ट कंपनी को पेमेंट नहीं करी अभी। चलिए, उसके बाद होता है 11th एप्लीकेशन मनी के बारे में। क्या चीज, अप्लाई के पैसे लगते हैं ना, हाँ एप्लीकेशन के पैसे बताया, तो एप्लीकेशन के पैसा देना पड़ता है, पर अभी दे दिया उसके बाद, हाँ तो क्या होता है कि भाई कंपनी भी इस चीज से बचती है कि भाई उनका पैसा आएगा, शेयर अलॉट नहीं करते, फिर वापसी करना पड़ेगा, तो बैंक को परमिशन दे देती है कि इतना पैसा, एक काम करो, मीडिएटर बना देती है बैंक को कि ये पैसा इसका ब्लॉक करके अपने पास रख लो, ताकि पैसा यूज ना कर पाए। और अगर मैं इसको कंपनी को शेयर दूंगी तो आप ये पैसा मेरे को ट्रांसफर कर देना, और नहीं दूंगी तो इसका पैसा इसी के पास है ही, अनब्लॉक कर देना। ठीक है, 11th पॉइंट है एप्लीकेशन मनी के बारे में। किसके बारे में, एप्लीकेशन मनी क्या कहता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कितनी परसेंट इस पे एप्लीकेशन मंगानी चाहिए, 5%। कि 5% तो क्या होनी चाहिए, मंगा लेनी चाहिए। फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, तो 10 रुपए का 5% कितना होता है, या 100 रुपए है, 100 रुपए का 5% कितना होता है, 5 रुपए। तो ये कहता है कि कंपनी एक्ट 2013 कहता है कम से कम 5 रुपए की तो एप्लीकेशन होनी ही चाहिए, अगर आपका शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का है, या फिर जो सेबी बोल दे। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि एप्लीकेशन कितने रुपए की होनी चाहिए, 5% की तो होनी चाहिए एंटायर फेस वैल्यू की, या फिर जो सेबी बोल दे। और सेबी क्या कहता है कि 25% से कम की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हुई। एक कंपनी एक्ट 2013 में देता है अपनी लिमिट, और कहता है या फिर सेबी बोल दे, और सेबी ने क्या बोला कि भैया 25% से कम की नहीं होनी चाहिए। अगर 100 रुपए का शेयर है तो कम से कम आप 25 रुपए उस पर मंगाओगे ही मंगाओगे, अगर 200 रुपए का शेयर है तो कम से कम 50 रुपए आप मंगाओगे ही मंगाओगे। ठीक है जी, आइए
फिर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑन कॉल्स, 12th पॉइंट, इसके में कहता है कि भैया कॉल्स आर मेड एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि जितने भी हम कॉल्स का पैसा मंगाते हैं उसके बारे में कहां लिखा होता है कि भाई एक कॉल के बाद दूसरी कॉल कब मंगाएंगे, कहां लिखा होता है, कहां लिखा होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। कहां लिखा होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है एप्लीकेशन का पैसा कितना मंगाना है, कब मंगाना है। ठीक है, बात क्लियर हुई। उसके बाद कि अगर कंपनी का, मैंने भी आप लोगों को बता दिया, अगर कंपनी ने अपना खुद का बना रखा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना रखा तो वो टेबल एफ अडॉप्ट कर सकती है कंपनीज एक्ट 2013 का, और उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, या तो कंपनी अपने रूल्स बना ले, या टेबल एफ में लिखा हुआ है कि कम से कम 2 कॉल्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 1 महीने का गैप होना चाहिए। कितने महीने का गैप होना चाहिए जी, 1 महीने का गैप होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बोलता है कि एक कॉल 25% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, एक कॉल 25% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जब भी पेमेंट लेनी है आपको शेयर होल्डर से तो उसको 14 दिन पहले आप नोटिस दोगे कि आपका पैसा ड्यू हो गया है, आप दे दो। उसको कितने टाइम पीरियड का टाइम दोगे, 14 दिन का टाइम दोगे कि आप अपना पैसा पे कर दो कॉल का। ठीक, और चौथा, यूनिफॉर्म बेसिस पे होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि एक कॉल के बीच में 2 महीने का गैप है, एक के में 10 महीने का गैप है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म बेसिस पे हम पैसा मंगाते रहना चाहिए। चलिए लास्ट देख लेते हैं, आपका 13 पॉइंट क्या कहता है। 13 पॉइंट कहता है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है प्रीमियम के बारे में, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि ये शेयर मैंने इशू किया है किस पे, प्रीमियम पर ये नहीं बताया कि प्रीमियम जो है एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे है, फाइनल कॉल पे, किस पे नहीं बताया, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, वो किस पे माना जाएगा, अलॉटमेंट पे माना जाएगा। पहले भी बताया था मैंने, किस पे माना जाएगा, अलॉटमेंट पे माना जाएगा। 14 पॉइंट परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन आपको पता है कि जब मैं एसेट्स खरीदता हूं या बिजनेस खरीदता हूं के बदले में जो अमाउंट पे करना होता है उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, टोटल एसेट्स, जितने भी एसेट्स उस बिजनेस की मैं परचेज कर रहा हूं, माइनस लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटीज हैं, तो परचेज कंसिडरेशन कर लेते जितना पैसा मुझे पे करना है। तो ये फॉर्मूला बन गया। और बेटा एक बताओ, प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है, क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपसे सैंपल पे वगैरह पूछा जा रहा है। प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है, 1 लाख, ध्यान रखना। ठीक है, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है प्राइवेट कंपनी की, 1 लाख। 60 पॉइंट है, ओपीसी क्या होता है। ओपीसी रूल 3 में क्या लिखा हुआ है ओपीसी कंपनी के बारे में, कि मिनिमम जो इसकी पेड अप कैपिटल कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसकी, 1% कंपनी की। अगर किसी 1% कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा है तो उसको 1% कंपनी की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, और उसका 3, हाँ जी, 50 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, और क्योंकि ओपीसी ना 1% चलाता है बस, तो 50 लाख तक की मैक्सिमम रख सकते हैं। पेड अप मतलब जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसके अंदर, 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, करेगा तो 1% कंपनी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, और बेटा उसका जो 3 साल का एवरेज टर्नओवर होगा वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और लास्ट आपका 17 और 18 पॉइंट, बेटा ये कॉल इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर फिर भी आप क्या रखो, इसका रेट याद रखो, रेट पूछ सकता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स कितना रहता है, 10%। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, जो पैसा उन्होंने नहीं दिया उनसे पैसा लेना है, तो उसमें हम कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, 10%। और कॉल्स इन एडवांस, जो पैसा मेरे पास ऑलरेडी एडवांस में आ गया उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट दूंगा, तो कितना दूंगा, 12%। तो लेता कम हूं, ज्यादा देता हूं, तो इस तरीके से आ सकते हो। तो कॉल्स इन एरियर पे कितना हुआ, 10%, और कॉल्स इन एडवांस पे कितना हुआ, 12%। तो बेटा इस चैप्टर की थ्योरी में इतना ही था, बाकी थ्योरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये पीडीएफ आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और इसको बेटा लर्न कर लेना ताकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मुस्कान डाउट्स मैं ले लेता हूँ बेटा, मेरे को कुछ टाइम नहीं मिल रहा, मैं कल लेता हूँ डाउट्स आपके, लेता हूँ कल लेता हूँ डाउट्स पक्का। ठीक है बच्चे।